मैं बहुत अकेला हूँ। जब से तुम्हारी सांस मेरे साथ नहीं रही, उस वक्त से मैं खुद को बहुत ज्यादा तन्हा महसूस कर रहा हूँ। सासू जी, आप अकेले नहीं हो, मैं हूं ना। मेरी एक ख्वाहिश है, अगर तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो तो अच्छा होगा, वरना मुझे शादी करनी पड़ेगी। सासू जी, आपको शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बात आप कहेंगे मैं उसे पूरी कर दूंगी। मैं आपको अपनी ख्वाहिश बताओ, आप नाराज तो नहीं होंगी? आप जो भी बात कहेंगे मैं नाराज नहीं होंगी। बाऊ, आप एक रात मेरे साथ सोएंगी? सासू जी, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर आपके बेटे को पता चल गया तो फिर क्या होगा? इस घर में हम दो हैं। आज रात को मैं आपके कमरे में आ जाऊंगी। हाँ बाऊ, आज रात को तुम आ जाना, मेरे कमरे का दरवाजा खुला रहेगा। कहानी एक संवेदनशील और जटिल पारिवारिक स्थिति से शुरू होती है। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे मुरादाबाद में रहने वाली प्री की जिंदगी तब बदल जाती है जब उसके पति नौकरी की तलाश में मुंबई जाते हैं। एकाकीपन और जिम्मेदारियों के बीच प्री अपने ससुराल में उसी घर में रहती है जहां हर कदम पर रिश्तों की पारंपरिक सीमाएं और सामाजिक उम्मीदें मौजूद हैं। सुबह की धूप रसोई की खिड़की से चमक रही थी। ताजा दाल मखनी की खुशबू हवा में फैल रही थी। लाडले को हिलाते हुए प्री की चूड़ियां बज रही थीं। लेकिन इस बड़ी रसोई में वह थोड़ा अकेला महसूस कर रही थी। यह चुप्पी पिछले 2 सालों से उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। फिर काउंटर पर रखा फोन स्क्रीन पर रोशनी हुई। रोहित का नाम देखते ही प्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से तहबंद से हाथ साफ किए और कॉल पकड़ ली। रोहित, तुमने आज इतनी जल्दी कॉल की? उसने काउंटर की मदद से पूछा। उसके लहजे में प्यार था, लेकिन इतनी नजाकत भी थी कि वह उसे बहुत छुपाने के बाद भी दबा नहीं पा रही थी। मैंने अभी ऐसा महसूस किया। दूसरी ओर से रोहित की आवाज आई। दुबई की हवा की हलचल पीछे से सुनी जा सकती थी। रसोई में क्या पक रहा है? यहाँ खुशबू आ रही है, जीरा और भुना हुआ मसाला। प्री ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको उस व्यक्ति की याददाश्त बहुत तेज है जिसने पिछले 730 दिनों से मेरा बनाया हुआ खाना नहीं खाया। रोहित, तुम घर कब आ रहे हो? मैं जब भी पूछता हूँ आप सिर्फ अगले महीने या जल्दी ही कहते हैं। यह जल्दी ही अब की तरह कभी महसूस नहीं हुआ। प्री, मैं समझ गया हूँ। रोहित ने गहरा सांस लिया। यहाँ प्रोजेक्ट अपने आखिरी चरण में है। मैं यह सब अपने भविष्य के लिए कर रहा हूँ। बस थोड़ा और धैर्य। प्री की नजर खाने की मेज की खाली कुर्सी पर पड़ी। धैर्य कभी कभी आपको बहुत अकेला कर देता है। रोहित, मैंने कल आपकी तस्वीरें देखी। आप वहाँ खुश दिख रही थीं। कभी कभी मुझे डर लगता है कि तुम यहाँ की हलचल भूल गई हो। मैं तुम्हें नहीं भूली प्री, रोहित ने जल्दी से कहा। ठीक है, सुनो, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। मैं सिर्फ आपकी आवाज सुनना चाहती थी। फोन बंद होते ही रसोई में फिर से चुप्पी छा गई। प्री ने गैस बंद की और उदासी से दीवार पर लगे कैलेंडर को देखने लगी। 3 दिन बाद उसकी शादी की सालगिरह थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। प्री चौंक गई। इस समय कौन हो सकता है? जब उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने कोई कुरियर वाला नहीं था। वास्तव में रोहित के पिता रामेश्वर जी खड़े थे। इस उम्र में भी उनका चेहरा मेहनत और संयम से भरा हुआ था। हर सुबह की तरह आज भी उन्होंने खेतों का जायजा लिया था। उनकी कमीज पे थोड़ी मिट्टी थी और माथे पर पसीना था। प्री ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। अब्बा जी, आप आ गए हैं? आओ बैठो। रामेश्वर जी ने अपनी छड़ी को कोने में रख दिया और भारी कदमों से चलते हुए सोफे पर बैठ गए। प्री आगे बढ़ी और अपने पास वाला पंखा चालू किया और कहा, तुम हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए गर्म चाय बनाऊंगी। रामेश्वर जी सोफे पर बैठे थे, लेकिन उनका मन कहीं और था। प्री जैसे ही रसोई की ओर बढ़ी, रामेश्वर जी की आंखें कमरे के कोनों में घूमने लगीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी जो प्री की नजरों से छिपी हुई थी। उन्होंने पास वाली मेज पर रखी रोहित और प्री की शादी की तस्वीर को ध्यान से देखा। फिर उनकी नजर फोन पर गई जो अभी शांत पड़ा था। उनके चेहरे पर झुर्रियां गहरी हो गईं। रसोई से प्री की आवाज आई, अबा, रोहित ने अभी फोन किया था। वे कह रहे थे कि प्रोजेक्ट खत्म होने को है। रामेश्वर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्री चाय का कप लेकर बाहर आई और देखा कि पिता सोफे पर बैठे हैं, लेकिन उनकी आंखें नम थीं। क्या हुआ अबा? क्या सब कुछ ठीक है? क्या खेतों में कुछ हुआ? प्री ने चिंता से पूछा। रामेश्वर जी ने उसकी ओर देखा। उनके होंठ कांप रहे थे। उन्होंने चाय का कप थामा, लेकिन हाथ कांप रहे थे। चाय का कप मेज पर रख दिया और प्री से नजरें चुरा लीं। उनके चेहरे पर डर धीरे धीरे झूठी मुस्कान के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने अपनी आवाज सामान्य करते हुए कहा,
यह थोड़ा भारी है क्योंकि मैं सुबह से धूप में हूँ। तुम चिंता मत करो। प्री ने उनकी पेशानी पर चिंता से हाथ हिलाया। मैं बाम लगा दूं अब्बा या कोई दवा दूं? नहीं नहीं, मैं बस थोड़ा आराम करूंगा और ठीक हो जाऊंगा, रामेश्वर जी ने धीमी आवाज में कहा। वे उठे और भारी कदमों से अपने बेडरूम की ओर चले गए। प्री वहीं खड़ी उन्हें देखती रही। वे महसूस कर रहे थे कि यह सिर्फ सिर दर्द नहीं है, बल्कि उनके दिल पर बोझ है। प्री हाथ में बाम लेकर कमरे में आई। रामेश्वर जी बिस्तर पर लेटे हुए थे और उनकी आंखें बंद थीं। प्री धीरे धीरे उनके सिर के पास बैठी और बाम लगाने लगी। कमरे में चुप्पी छा गई। सिर्फ प्री की चूड़ियों की मध्यम आवाज आ रही थी। मालिश करते करते वातावरण बदलने लगा। रामेश्वर जी, जो अभी तक दर्द का बहाना बना रहे थे, उनके मन में दबी हुई इच्छाएं जागने लगी। प्री की नजदीकी और उसका स्पर्श उन्हें जगा रहे थे। जैसे ही प्री ने सिर झुकाया, रामेश्वर जी की नजरें उसके चेहरे से हटकर उसके शरीर पर टिक गईं। एक पल के लिए नैतिकताओं की सारी दीवारें गिर गईं। रामेश्वर जी ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और प्री को अपनी ओर खींच लिया। प्री इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे उन पर गिर पड़ी। उनकी आंखें एक दूसरे से मिली। एक हैरान था और दूसरा वर्षों से तड़प रहा था। इससे पहले कि प्री कुछ समझ पाती या विरोध करती, रामेश्वर जी ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। उनके चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और अगले ही लम्हे वे एक गहरे बोसे में खो गए। रिश्तों का खौफ और मुआशरे का खौफ उस कमरे की बंद दीवारों के पीछे दब गया था। वे एक दूसरे की बाहों में बुरी तरह लिपटे हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता वे बिस्तर की चादरों के दरमियान फंस गए। रोहित की यादें खो गईं और सिर्फ उसका अपना जज्बा रह गया। अखलाकियात की तमाम लकीरें टूट गईं। इस बंद कमरे में जहां खामोशी और अंधेरा था, अब सिर्फ उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। रामेश्वर जी और प्री एक दूसरे के जिस्म में खो गए। जब वे खुशी की इस कैफियत से थोड़ा सा पुरसुकून हुए तो एक दूसरे से अलग होने के बजाय करीब आ गए। प्री ने रामेश्वर जी को मजबूती से गले लगाया, जैसे वह इस लम्हे अपनी तन्हाई और रोहित की दूरी का सारा दर्द भूल जाना चाहती हो। रामेश्वर जी के बाजू भी उसके गिर्द घेरा हो गए। प्री, जो अब मुकम्मल तौर पर अपने जज्बात पर काबू पा चुकी थी, रामेश्वर जी के चेहरे और गर्दन को मुसलसल चूम रही थी। वो मोहब्बत जो उसे दुबई से आने वाली फोन कॉल्स में नहीं मिल पा रही थी, आज उसे अपने ही घर के इस कमरे में मिल रही थी। दोनों एक दूसरे की गर्मी महसूस कर रहे थे, ये जानते हुए भी कि जो कुछ भी हुआ है उससे उनके रिश्ते की तारीफ हमेशा के लिए बदल जाएगी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, प्री और रामेश्वर जी के दरमियान ये खुफिया रिश्ता गहरा होता गया। वे घर की दीवारों के पीछे एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे, लेकिन ये कुर्बत अपने साथ एक भारी बोझ भी ले आई थी। एक दोपहर प्री अपने बेडरूम में बेड पर अकेली बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। वह फूट फूट कर रो रही थी। उसका फोन टेबल पर बज रहा था। रोहित का पैगाम था कि वह उसे उसकी सालगिरह पर एक बड़ा सरप्राइजेस देने वाला है। प्री का जहन जुर्म और खौफ से भर गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह रोहित से प्यार करती है या वह रामेश्वर जी के साथ गुजारे गए लम्हों की आदी है। वह उस सफर पर थी जहां एक तरफ उसका पाकीज़ा रिश्ता था और दूसरी तरफ ये नया जुनून। तब रामेश्वर जी कमरे के दरवाजे पर आए और खड़े हो गए। उसने उसे रोते हुए देखा और आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया। रामेश्वर जी ने आगे बढ़कर प्री के कांपते हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा तवक्कुफ था, जबकि प्री के आंसू नहीं रुक रहे थे। क्या हुआ प्री, इतना क्यों रो रही हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। प्री ने रोते हुए उसे देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं और अब मुझे क्या करना चाहिए? रोहित दिन ब दिन वापस आ रहा है। अगर उसे या मुआशरे को इस बात का पता चल जाए तो वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरा क्या बनेगा? मैं इस शर्म को कैसे छिपाऊंगी? रामेश्वर जी का चेहरा एक लम्हे के लिए भी नहीं कांपा। उसने प्री के आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। तुम फिक्र ना करो, उसने भारी मगर पुरसुकून आवाज में कहा। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं आपका और इस बच्चे का ख्याल रखूंगा। रोहित आए या दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जैसा कहता हूं वैसा ही करो। प्री ने उसकी आंखों में देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि रामेश्वर जी के पास कौन सा रास्ता है जिससे वे इस सच्चाई को दुनिया से छिपाएंगे। प्री को तसल्ली देने के बाद रामेश्वर जी कमरे से बाहर आए और सोफे पर बैठ गए। उसके चेहरे पर कोई आत्मविश्वास नहीं था जो उसने अंदर से दिखाया था। उसके दिमाग में उलझन थी। वह जानता था कि रोहित के आने के बाद इस राज को छिपाना नामुमकिन हो जाएगा। मुआशरे की नजरें, घर वालों की इज्जत और बेटे का सामना करने की हिम्मत उसमें कुछ भी बाकी न रहा।
उसने सोफे पर बैठकर बेदिल फैसला किया। रामेश्वर जी ने अपने आप से सोचा, अब यहाँ रहना मौत के मुतारिफ है, मुझे ये घर छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले कि किसी को पता चल जाए मुझे कनाडा चला जाना चाहिए। बरसों पहले उसने अपने पुराने दोस्त का नंबर ढूंढना शुरू किया जो कनाडा में रह रहा था। उसका प्लान अब वाजह था। प्री और रोहित को उनके हाल पर छोड़कर वह अपनी जिम्मेदारी से भाग गया। अपनी नई पहचान और नई जिंदगी की तलाश में उसने इस घर की ख्वाहिशें और इज्जतें पीछे छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। फिर टेबल पर पड़ा फोन जोर जोर से बजने लगा। स्क्रीन पर रोहित का नाम जगमगा रहा था। रामेश्वर जी और प्री दोनों एक लम्हे के लिए चले गए। उन्होंने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ रोहित की आवाज में बहुत जोश और खुशी थी। हैरान बीवी, रोहित ने जोश से कहा, मेरी फ्लाइट 2 दिन पहले हो चुकी है। मैं कल रात तक घर पहुंच रहा हूं। तैयार रहो, हम मिलकर अपनी सालगिरह मनाएंगे। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। फोन बंद हो गया। कमरे में ऐसी खामोशी थी जो पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। प्री ने फोन नीचे रखा और रामेश्वर जी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। क्या आपने सुना? वह 2 दिन पहले आ रहा है। अब आपके पास सोचने का वक्त नहीं है। कागजात कल सुबह तक तैयार हो जाए, वरना कल रात जब तुम्हारा बेटा घर आएगा तो उसका इस्तकबाल फूलों से नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी बीवी और उसके बाप की गुनाह की दास्तान सुनाई जाएगी। रामेश्वर जी का चेहरा सफेद हो गया। एक तरफ कनाडा भागने का अधूरा ख्वाब था और दूसरी तरफ यहाँ उसकी इकलौती शख्सियत और दौलत दांव पर लगी हुई थी। वह समझ गया कि प्री अब सादी बहू नहीं रही, वह अब शिकारी बन चुकी थी। रामेश्वर जी आहिस्ता आहिस्ता सोफे से उठे। उसने अलमारी की चाबी निकाली और भारी आवाज में कहा, ठीक है प्री, तुम्हें जायदाद के कागजात मिल जाएंगे, लेकिन याद रखना इस सच्चाई का बोझ सिर्फ मुझ पर ही नहीं तुम पर भी पड़ेगा। लेकिन रामेश्वर जी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह जानता था कि अगर उसने जायदाद प्री को ट्रांसफर कर दी और फिर कनाडा भाग गया तो भी रोहित को एक दिन सब कुछ पता चल जाएगा। प्री अपने बेडरूम में बैठी थी, लेकिन अब उसके आंसू सूख चुके थे। उसकी आंखों में मजीद दुख नहीं था, बल्कि एक गहरी साजिश थी। वह खिड़की से बाहर देखकर ठंडे दिमाग से सोचने लगी। उसने अपना जहन बना लिया कि अगर रामेश्वर जी ने उसकी जान और इज्जत से खेला है तो वह उसे इतनी आसानी से भागने नहीं देगी। उसे इस बच्चे के बहाने ब्लैकमेल करना पड़ेगा। प्री ने अपना मंसूबा बना लिया। वह रामेश्वर जी के सामने ये शर्त रखेगी कि अगर वे अपनी सारी जायदाद उन्हें ट्रांसफर नहीं करते हैं तो वह रोहित के आते ही सबके सामने सच बता देगी। वह जानती थी कि रामेश्वर जी समाज में अपनी इज्जत खोने से बहुत डरते हैं। वह नहीं जानती थी कि रामेश्वर जी कनाडा भागने का सोच रहे हैं, लेकिन वह उसे फंसाने की इतनी तैयारी कर रही थी कि उसके पास अपनी जायदाद उसके हवाले करने के सिवा कोई चारा नहीं था। रात की खामोशी गहरी हो गई थी। प्री अपने कमरे में बेखबर सो रही थी कि उसके पैरों के नीचे की जमीन फटने वाली है। रामेश्वर जी ने अपनी अलमारी खोली। तमाम असली कागजात और पैसे भरे जो उसने एक थैले में जमा किए थे। उसने आखिरी बार घर की दहलीज को देखा और आवाज दिए बिना रात के अंधेरे में गायब हो गया। वह सीधा एयरपोर्ट चला गया। वह कनाडा जा रहा था। सुबह जब प्री जागी तो उसे घर में एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। उसने पूरे घर में अपने बाप को पुकारा, लेकिन उसे कोई जवाब न मिला। जैसे ही वह सोफे पर पहुंची तो देखा कि अलमारी खुली हुई थी और रामेश्वर जी का सामान गायब था। उसे एहसास हुआ कि उसने उसे धोखा दिया है और भाग गया है। वह घबरा कर सोफे पर बैठ गई। उसके पास न जायदाद थी न सहारा, और जो सल्तनत उसके पेट में पल रही थी वह अब एक मसला बन चुकी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। प्री का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद उसका बाप वापस आ गया है, लेकिन जैसे ही उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो रोहित उसके सामने खड़ा था। सरप्राइज, रोहित ने मुस्कुराकर कहा और उसे गले लगाने आगे बढ़ गया। लेकिन प्री के चेहरे पर खौफ देखकर वह चौंक गया। क्या हुआ प्री, इतना डर क्यों रही हो, और बाप कहाँ है? प्री मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह रो पड़ी और वह सब कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। उसने खौफ और घबराहट में हकीकत का इंकिशाफ किया। रोहित, मैं मां बनने जा रही हूं। रोहित का चेहरा खुशी से चमक उठा। यह बहुत अच्छी खबर है, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? प्री ने झिझकते हुए मजीद कहा, लेकिन यह आपका बच्चा नहीं है। खामोशी फैल गई। रोहित की आंखों में चमक के बजाय खून था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। गुस्से और नफरत की लहर उठी और उसने पूरी ताकत से प्री के चेहरे पर हाथ मारा। प्री फर्श पर गिर गई। रोहित सदमे से चीखा,
ये किसका बच्चा है और बाप कहाँ है? प्री ने रोते हुए हाथ जोड़े, लेकिन वह कुछ न कह सकी। रोहित अभी तक नहीं जानता था कि इस धोखे का असली मुजरिम उसका अपना बाप है और अब वह समंदर पार कर चुका है। प्री ने रोते हुए खौफनाक सच कहा। यह सुनकर किसी भी बेटे की रूह कांप उठी। उसने कहा, रोहित, ये बच्चा तुम्हारे बाप का है। वे मुझे इसी हालत में छोड़कर भाग गए। ये सुनते ही रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां फूल गईं और वह पागलों की तरह घर को देखने लगा। गोया वह रामेश्वर जी को ढूंढ कर मार डालेगा। कमरे में खामोशी इतनी गहरी थी कि प्री के दिल की धड़कन सुनी जा सकती थी। उसका ख्याल था कि रोहित उसे मार देगा या घर से बाहर फेंक देगा, लेकिन फिर अचानक एक ऐसा वाकया पेश आया जिसकी किसी को तवक्कुफ नहीं थी। रोहित का गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। उसकी आंखों में नफरत की बजाय एक अजीब गहराई और प्यार आ गया। वह धीरे धीरे प्री के करीब आया जो फर्श पर लिपटी हुई थी। उसने प्री को सहारा देकर उठाया और उसके माथे पर बोसा दिया। प्री चौंक गई। वह सदमे में थी। रोहित ने उसके आंसू पोंछे और बहुत पुरसुकून आवाज में कहा, प्री मत रो, अब से वह सिर्फ मेरा बच्चा है। जो हुआ उसे भूल जाओ। दुनिया और मेरे लिए मैं सिर्फ इस बच्चे का बाप हूँ। मैं आपका और इस बच्चे का ख्याल रखूंगा। वालिद जा चुके हैं, उसे मर्दा समझो। अब से हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। प्री को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। जहां उसे नफरत की उम्मीद थी, वहीं उसे रोहित की अटूट मोहब्बत और सहारा मिला। रोहित ने यह धोखा इसलिए कबूल किया था कि उसकी बीवी का सर मुआशरे की नजरों में कभी न झुके।